हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, तो चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। सर आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? सर हम लोग तो अभी बूस्टर सीरीज पे चल रहे थे, क्या बूस्टर सीरीज खत्म हो गया? जी हाँ, बूस्टर सीरीज में हमने फरवरी 2023 के एग्जाम को लेते हुए पूरे पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स के सारे जितने पॉसिबल एमसीक्यूज प्रीवियस क्वेश्चंस थे हमने करा दिया है। आपने अगर नहीं देखा है आप जाके जरूर देखें, वो चैनल पे प्लेलिस्ट में पेपर 1 पेपर 2 कॉमर्स दोनों पे अवेलेबल है, आप आगे देखिएगा। आज क्या शुरू करेंगे सर? तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जी, वही अपना कंटिन्यू करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड का हमने 4 लेक्चर कवर किया था और लास्ट लेक्चर में हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को कवर किया था। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जिसमें कॉग्निटिव साइकोमोटर ऑफ और डोमेन देखा था, है ना, इफेक्टिव डोमेन को। तो अब क्या आज क्या शुरू करेंगे सर? आज हम लोग जो शुरू करेंगे वो नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग देखेंगे। हाँ जी सर, ये देखेंगे और क्या देखेंगे, और भी आगे बहुत कुछ देखेंगे, है ना। चलिए तो चलते हैं आज की क्लास की ओर। हाँ जी सर, चलिए ये देखिएगा जी। सबसे पहले क्या, नेचर ऑफ टीचिंग। अच्छा कोई मुझे ये बता दे सर, नेचर और क्या आपका कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या फर्क है? सर नेचर जो होता है ना वो बाई बॉर्न होता है, ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक जो होता है ना उसको बिल्डअप किया जाता है। जैसे सर लायन जो है ना, लायन जो है ना, शेर क्या कभी भी वो घास नहीं खाता है क्योंकि उसका बाई बॉर्न क्या है, वो मांस ही खाता है। लेकिन अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मूवीज में अलग अलग तरीके के कैरेक्टर बिल्डअप किए जाते हैं, नहीं? हाँ जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो चलिए नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं क्या बोल रहा है। सबसे पहला बोल रहा है सिस्टम ऑफ एक्शंस, है क्या? सिस्टम ऑफ एक्शन बोल रहा है कि भाई साहब अलग अलग सिस्टम में अलग अलग एक्शंस वेरिएट क्या वो किया जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं, किसमें? टीचिंग में। तो कह रहा है टीचिंग इज ए सिस्टम ऑफ एक्शंस वेरिड इन फॉर्म एंड रिलेटेड टू द कंटेंट। किससे रिलेटेड? कंटेंट से एंड पीपल के बिहेवियर से रिलेटेड अंडर द प्रिवेलिंग फिजिकल एंड सोशल कंडीशन, फिजिकल और सोशल कंडीशन को लेकर। चलिए दूसरा क्या बोल रहा है? बोल रहा है क्या है, टीचिंग क्या है? प्रोफेशनल एक्टिविटी है सर। टीचिंग क्या है? प्रोफेशनल एक्टिविटी है। कह रहा है इट इज ए प्रोफेशनल एक्टिविटी इन्वॉल्विंग अ टीचर एंड अ स्टूडेंट विद अ व्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स पर्सनालिटी। किस चीज के लिए सर प्रोफेशनल एक्टिविटी है? कि भाई साहब एक स्टूडेंट के बिहेवियर को कैसे चेंज किया जाए, उसके पर्सनालिटी को कैसे चेंज कर दिया जाए। क्या कह रहा है? कह रहा है प्रोफेशनलिज्म हेल्प स्टूडेंट इन बीइंग अ रेगुलर एंड मेकिंग हार्मनी विद देयर ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स दोज दे आर कंसंट्रेटेड। क्या बोल रहा है? पूरा प्रोफेशनलिज्म हेल्प करता है किसमें? बीइंग रेगुलर और हार्मोनी मेकिंग में। किसके लिए? ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स दे आर कंसंट्रेटेड, जिसके लिए वो कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है जी? टीचिंग क्या है? प्रोफेशनल एक्टिविटी। नेक्स्ट चले, क्या बोल रहा है? टीचिंग सब्जेक्ट टू एनालिसिस एंड असेसमेंट। अब देखिएगा जी, जब एक टीचर बच्चे को पढ़ाता है तो उसका भी एनालिसिस भी करता है और असेसमेंट भी करता है। सर असेसमेंट कब करेगा और एनालिसिस कब करेगा? सर दोनों काम करेगा, टीचिंग के दौरान भी टीचिंग के बाद भी, यानी क्लास के दौरान भी और क्लास के बाद भी। क्या कह रहा है? कह रहा है टीचिंग कैन बी एनालाइज्ड एंड असेस्ड एंड एनालाइज एंड असेसमेंट प्रोवाइड फीडबैक फॉर द फर्दर इंप्रूवमेंट। ठीक है, क्लास के दौरान ये सारी चीजें भी होता है और क्लास के बाद भी होता है, नहीं? हाँ जी सर। अब क्या है? कह रहा है टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। क्या है? इंटरैक्टिव प्रोसेस। बिल्कुल, जब एक क्लास में टीचर पढ़ा रहा होता है तो वो इंटरैक्शन ही तो करता है, किससे? बच्चों से, नहीं? हाँ जी सर। देखिए कह रहा है टीचिंग इज अ हाईली डोमिनेटेड बाय कम्युनिकेशन स्किल्स। किससे डोमिनेटेड है जी? कम्युनिकेशन स्किल्स से। क्योंकि कम्युनिकेशन भी तो ये होती है ना कि जितने अच्छे तरीके से आप सामने वाले को अपनी बात पहुंचा पाओ, उसी को तो कम्युनिकेशन बोलते हैं। और यही चीज तो है टीचिंग, कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो? अपने स्किल से, अपने नॉलेज से सामने वाले के बिहेवियर को चेंज कर रहे हो या बदल रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? टीचिंग बोलते हैं। तो कह रहा है टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस कैरिड विद अ पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव। सर इंटरेक्टिव प्रोसेस तो है, लेकिन किसके साथ? क्या? पर्पस और ऑब्जेक्टिव के साथ है। बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट चलें। हाँ जी सर, क्या कह रहा है? स्पेशलाइज्ड टास्क है। हाँ सर, बिल्कुल स्पेशलाइज्ड टास्क है। क्यों? कह रहा है इट इज ए स्पेशलाइज्ड टास्क एंड मे बी टेकन एज ए सेट ऑफ स्किल्स फॉर द रियलाइजेशन ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। बिल्कुल सही कि स्पेशलाइज्ड टास्क भी है और क्या सेट ऑफ स्किल्स के लिए क्या लिया जा सकता है ना, उस रियलाइजेशन ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर। नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट है जी कलेक्शन ऑफ वेरियस मोड्स। ठीक है सर, टीचिंग करने के दौरान आपको क्या
अलग अलग मोड्स में अलग अलग तरीके से पढ़ाना जो होता है। तो देखिए कह रहा है टीचिंग इज ए कलेक्शन ऑफ वेरियस मोड्स इटसेल्फ, है ना, क्या है वेरियस मोड्स इटसेल्फ। कह रहा है इट इज ए ब्रॉडर टर्म, टर्म्स लाइक कंडीशनिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, इंडोक्ट्रिनेशन डिनोट ए काइंड ऑफ टीचिंग। ये वर्ड्स की चर्चा हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से करी है। तो कंडीशनिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन और इंडोक्ट्रिनेशन क्या है, काइंड ऑफ टीचिंग है, बट टीचिंग पूरी तरीके से नहीं है। कह रहा है दे आर पार्ट ऑफ टीचिंग बट नॉट ए सिनोनिम विद टीचिंग। वो क्या है, टीचिंग का पार्ट है लेकिन टीचिंग का सिनोनिम्स नहीं है। कह रहा है दीज आर वेरियस मोड्स ऑफ टीचिंग कंट्रीब्यूटिंग टू टीचिंग। बोटा ये क्या है, ये वेरियस मोड है किसके, टीचिंग के, जो कंट्रीब्यूट किसको करता है, टीचिंग में कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट चले, कह रहा है टीचिंग क्या है, टीचिंग डायनेमिक, सोशल एंड ह्यूमन है। क्या बोल रहा है, टीचिंग इज नॉट ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, टीचिंग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सिर्फ नहीं है, बिकॉज it is greatly influenced by social and human factors that are dynamic in themselves। dynamic मतलब चेंजेस के अनुसार, नहीं चेंजेस होते रहना है। वो क्या है सर, टीचिंग क्या है, डायनेमिक भी है, सोशल भी है, ह्यूमन भी। कह रहा है बोथ आर्ट एंड साइंस है। टीचिंग क्या है, आर्ट भी है और साइंस भी है। कैसे, कह रहा है टीचिंग इज बोथ आर्ट एंड साइंस, इट कॉल फॉर द एक्सरसाइज ऑफ टैलेंट एंड क्रिएटिविटी, मेकिंग इट एन आर्ट and involving repertoire of techniques, procedures and skills that can be studied systematically, described and improved, making it science। क्या बोल रहा है भाई साहब, अगर कोई एक्सरसाइज करते हो, क्रिएटिविटी दिखाते हो, नहीं अलग अलग तरीके से बच्चों को पढ़ा के समझाते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सर, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, आर्ट। और टेक्निक्स, प्रोसीजर्स, स्किल्स को फॉलो करते हुए क्या करते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई करवाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सर साइंस। तो टीचिंग क्या है, आर्ट भी है और साइंस भी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या बोल रहा है, बोल रहा है डाइवर्स इन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन किसके लिए डाइवर्जन है जी, एप्लीकेशन में, उसको अप्लाई करने में डाइवर्जन होता है। कह रहा है इन एप्लीकेशन टीचिंग इज डाइवर्स नेचर, किसके लिए, डाइवर्स नेचर के लिए। कह रहा है इट में वेरियस फॉर्म जैसे फॉर्मल, इनफॉर्मल, डायरेक्शनल, इंस्ट्रक्शनल, फॉर्मेशनल, ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंडोक्ट्रिनेशन, टॉकिंग, शोइंग, डूइंग एंड रिमेडियल। बाप रे, इस तरह इतने तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं नहीं टीचिंग को। हाँ जी सर, आइएगा जी, ये हो गया जी आपका क्या, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। चलिए चलते हैं जी नेक्स्ट क्या बोलता है, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। सर मैक्सिम्स मतलब, सर मैक्सिम्स बोल सकते हैं रूल्स को, नहीं रूल्स या प्रिंसिपल्स, है ना, रूल्स या प्रिंसिपल्स। रूल्स या प्रिंसिपल्स बोलते हैं किसको, टीचिंग के। अब टीचिंग के रूल्स क्या क्यों बनाए गए भाई, क्या जरूरत था, तो बोला भाई साहब कुछ एजुकेशनिस्ट क्या किए, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर कुछ आपका रूल्स और प्रिंसिपल्स बनाए। क्यों, क्योंकि उससे टीचिंग क्या होगी, टीचिंग इफेक्टिव होगी, सही तरीके से क्या होगा, हम बच्चों को पढ़ा पाएंगे और एक मैक्सिमम नॉलेज दे पाएंगे, जिससे बच्चे क्या अच्छे तरीके से उसको समझ पाएंगे। देखिए क्या कह रहा है फॉर द एफिशिएंसी इन टीचिंग में एफिशिएंसी के लिए द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इज एसेंशियल। किसके लिए, टीचिंग में एफिशिएंसी लाने के लिए प्रिंसिपल ऑफ क्या टीचिंग का जरूरत है, उसका नॉलेज का जरूरत है। कह रहा है द एजुकेशनिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, कौन, एजुकेशनिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड सम जनरल रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस। उस किसके बेसिस पर, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर उन्होंने कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बनाए हैं। कह रहा है बाय द प्रॉपर यूज ऑफ मैक्सिम्स टीचिंग कैन बी मेड मोर इफेक्टिव। टीचिंग क्या हो सकता है जी, मैक्सिम्स को यूज करके ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। एंड द स्टूडेंट्स में बी बेनिफिटेड, स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। कहता है दीज जनरल रूल्स ऑफ टीचिंग आर कॉल्ड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। अब यही जो जनरल रूल्स हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जी मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। क्या रहा है, these maxims of teaching are such helpful to teacher to guide how and when teaching work should be made। क्या बोल रहा है, बोल रहा है यही सब जो टीचिंग है, मैक्सिम्स के जो टीचिंग है वो हेल्प करते हैं टीचर को, किस चीज के लिए, कि कैसे और किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, कैसे काम होना चाहिए टीचिंग में, नहीं सो दैट द स्टूडेंट्स में एक्वायर मैक्सिमम नॉलेज, जिसकी वजह से क्या हो सके सर, बच्चे जो हैं ज्यादा से ज्यादा नॉलेज
एक्वायर कर सके, लर्न कर सके ज्यादा से ज्यादा, नहीं। हाँ जी सर। तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू रेमंड मैगजीन्स ऑफ टीचिंग इलस्ट्रेट द वेज इन विच थ्योरी में बी एक्सपेक्टेड टू हेल्प प्रैक्टिस। रेमंड ने क्या कहा, बोल रहा मैगजीन्स ऑफ टीचिंग क्या करता है, इलस्ट्रेट करता है, जिसमें वो एक थ्योरी को कैसे प्रैक्टिस में लाया जा सके इसकी बात करता है। कह रहा है दीज मैक्सिम्स आर यूज्ड इन इंग्लिश टीचिंग टू मेक द टीचिंग मोर इफेक्टिव। किसके लिए किया गया, यूज किया गया, इंग्लिश टीचिंग के लिए। क्यों, क्योंकि सर टीचिंग को इफेक्टिव किया जा सके। आइए, द मेन मैगजीन्स ऑफ टीचिंग आर इन इंग्लिश आर एज फॉलोज। नीचे दिया गया, बोलता है पहले क्या, नोन से अननोन तक। देखिएगा, एक टीचर को और उसके बच्चे क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो शुरुआत कैसे करनी चाहिए एक टीचर को, सर जो बच्चे जान रहे हैं उस नॉलेज को पहले आप बताइए थोड़ा बहुत, उसके बाद अननोन पे जाइए। तो क्या होगा, तो सर बच्चे ज्यादा सीख पाएंगे, क्योंकि उसको समझ में आएगा कि नहीं टीचर क्या है, मेरी तरह ही चीजें जानते हैं, तो वो क्या कनेक्ट करेंगे आपसे, और फिर क्या वो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ग्रास्प कर पाएंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा था इंग्लिश टीचर मस्ट नो बिफोर स्टार्टिंग हिज लेसन। उसके लेसन स्टार्ट करने से पहले इंग्लिश टीचर को पता होना चाहिए कि एज टू हाउ मच द स्टूडेंट्स आर नोन टू द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट को कितना जानते हैं कितना समझते हैं। उसके बाद व्हाट ही इज गोइंग टू टीच, और ये भी कि कितना वो जैसे आप पढ़ाने जा रहे हैं, आप एक टीचर हैं तो आपको कितना पता है, ये भी चीज की जानकारी होनी चाहिए। कह रहा है न्यू नॉलेज इज इम्पार्टेड टू द स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इट, और नया नॉलेज उसी के बेसिस पर एक टीचर को क्या करना चाहिए, इम्पार्ट करना चाहिए, नहीं। हाँ, बच्चों को पढ़ाना जाना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले सर हमको एक ध्यान देना है कि भाई बच्चे जान क्या रहे हैं। अब जिस हिसाब से बच्चे जान रहे हैं उसी हिसाब से हमको क्या करना है, नॉलेज इम्पार्ट करना है। कह रहा है and the student grasp the subject matter easily, और अगर आप उनके हिसाब से पढ़ाएंगे तो क्या होगा, बच्चे जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखेंगे, नहीं। हाँ जी सर, अब नेक्स्ट चलें। हाँ जी बिल्कुल चलते हैं। क्या बोल रहा है, बोल रहा है सेकेंड है फॉर्म सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल से कॉम्प्लेक्स पे जाना है। अब सर देखिए, सिंपल से कॉम्प्लेक्स जाने का मतलब हुआ कि पहले आप बेसिक चीजों को बताइए, उसको प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बताइए, जो आपके आसपास दिख रहे हैं उसको कोरिलेट करिए, फिर आप कॉम्प्लेक्स में थ्योरी पे जाइए, नहीं। तो क्या कह रहा है, अंडर दिस मैगजीन द सब्जेक्ट मैटर इज प्रेजेंटेड बिफोर द स्टूडेंट्स फ्रॉम इजी और द सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। कैसे प्रेजेंट करना है, इजी और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में। कह रहा है द सब्जेक्ट मैटर इज अरेंज in such a manner that easy and simple lesson come first। आपको सब्जेक्ट मैटर को इस तरीके से आपको फ्रेम करना है कि पहले क्या है, पहले इजी और एकदम सिंपल लेसन आए, उसके बाद क्या, देन कंप्लीटली डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स लेसन्स आर हैव। बोल रहा भाई साहब पहले आप क्या करिए, क्लास में जाइए, क्लास में जाइएगा तो आप अपने बच्चों को समझ लीजिएगा, उस बेसिस पर सबसे इजीएस्ट लेसन पहले बच्चों को पढ़ाइए, और इजीएस्ट लेसन पढ़ाने के बाद तब आप किस में जाइए, डिफिकल्ट वाले लेसन में जाइए, नहीं। हाँ, कह रहा था यूज ऑफ दिस मैक्सिम इन टीचिंग हेल्प, किस में हेल्प कर रहा है, द स्टूडेंट टू सिक्योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड देयर इंटरेस्ट रिमेन मेंटेन्ड इन द लेसन। बोल रहा है भाई साहब अगर आप ऐसा ही करेंगे ना तो बच्चों को भी कॉन्फिडेंस आएगा, क्या कि टीचर एकदम बिल्कुल हमारी तरह पढ़ा रहा है, तो हाँ वो बच्चे क्या करेंगे, सीखेंगे, और कॉन्फिडेंटली फिर जो सिंपल चीज को तो सीखेंगे ही, उसके साथ साथ जो डिफिकल्ट चीजें हैं, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स है, उसको भी वो क्या करेंगे, फेस करेंगे और सीखेंगे उसको, नहीं। हाँ जी सर, नेक्स्ट चले। हाँ चलिए, क्या बोल रहा है, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट से अब्स्ट्रैक्ट में पढ़ाई करवानी चाहिए। कह रहा है इट्स अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, क्या है, जनरल प्रिंसिपल। कह रहा है चाइल्ड लर्न्स कॉन्क्रीट मटेरियल और थॉट फर्स्ट, देयर आफ्टर ही लर्न्स द एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल और थॉट। बोल रहा पहले क्या, पहले आपको कॉन्क्रीट मटेरियल्स आपको सिखाना है, एकदम जो कॉन्क्रीट वे में उसको बताइए, फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल्स पे आप मूव करिए। कह रहा है दिस इज बेसिस ऑफ दिस मैगजीन, following this maxim teacher introduce concrete material to the student first, after that he teaches about the abstract material। सीधा सीधी बोल रहा है इसको जानने के बाद टीचर क्या करेगा, पहले उसके पास कॉन्क्रीट मटेरियल लेके आएगा, तब उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल में मूव करेगा। अब नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है जी होल टू पार्ट, फ्रॉम होल टू पार्ट।
होल टू पार्ट कहने का मतलब है कि पहले आप ओवरऑल व्यू दे दीजिए उसको, नहीं, और उस ओवरऑल व्यू के बाद आप उसका धीरे धीरे बेसिक को तोड़ तोड़ कर उसको बताइए। तो ये कह रहा है दिस मैक्सिम इज बेस्ड ऑन द गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। किसके बेस पर है सर? गेस्टाल्ट की एक थ्योरी है साइकोलॉजी की, उसके बेस पर होल टू पार्ट बोला गया है। बोल रहा है अकॉर्डिंग टू इट चाइल्ड ऑब्टेन्स द नॉलेज ऑफ होल। पहले क्या बच्चा क्या करता है? पहले ओवरऑल नॉलेज को क्या करता है? ऑब्टेन करता है। देयर आफ्टर ही लर्न्स अबाउट द पार्ट्स। तो किसने कहा? ये गेस्टाल्ट ने कहा है। बोला भाई साहब पहले बच्चे क्या करते हैं? पूरे नॉलेज को लेते हैं, फिर उसके बाद पार्ट पार्ट में नॉलेज को गेन करते हैं। दिस मैक्सिम लाइज डाउन दैट स्टूडेंट्स शुड बी टॉट अबाउट द एंटायर फैक्ट फर्स्ट। बोल रहा है इस मैक्सिम के अनुसार सबसे पहले बच्चों को क्या पूरा एंटायर फैक्ट समझा देना चाहिए, और लेटर ऑन दिस शुड बी टॉट अबाउट द पार्ट्स ऑफ इट, और उसके बाद उसके पार्ट्स को समझाया जाना चाहिए। तो ये क्या होल टू पार्ट किसने दिया जी? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। उसने क्या किया? उसने बोला पहले आप ओवरऑल समझा दीजिए बच्चों को, फिर उसके बाद पार्ट पार्ट धीरे धीरे करके और डीप में पढ़ा दीजिए। नेक्स्ट चलें। हाँ जी सर, क्या रहा? फ्रॉम इनडिफिनिट टू डिफिनिट। इनडिफिनिट जो अनिश्चित है, अनिश्चित चीजें, वो उसके बाद डिफिनिट में जाइए। मतलब ऐसा है, कह रहा है इन द बिगिनिंग द नॉलेज ऑफ चाइल्ड रिमेन्स इनडिफिनिट, ही डज नॉट हैव एनी नॉलेज ऑफ रूल्स ऑफ ग्रामर और द लैंग्वेज। देखिए बेसिकली बच्चों को शुरू में सारा चीज की जानकारी नहीं रहती है। पहले उसको आसपास चीजों से, एनवायरनमेंट से सिखाया जाता है, फिर उसके बाद उसको बेसिक थ्योरी वाली नॉलेज दी जाती है। तो वही कह रहा है इनडिफिनिट से डिफिनिट में जाना है। मतलब पहले ही रूल्स बनाना मत सिखाइए, पहले उसको लैंग्वेज सिखाइए, उसके बाद रूल्स पे आना है, नहीं। हाँ जी सर, तो यही कह रहा है व्हाटसोएवर नॉलेज ऑफ लैंग्वेज ही हैज इट इज इनडिफिनिट। जिसके उसके पास जो नॉलेज है वो क्या है? इनडिफिनिट है। एंड द पर्पस ऑफ दिस मैगजीन इज टू मेक डिफिनिट नॉलेज टू इनडिफिनिट नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। क्या पर्पस है जी? डेफिनेट नॉलेज को इनडिफिनिट नॉलेज में कन्वर्ट करना, यानी कि बताना। फिर उसके बाद क्या है जी? जनरल टू पर्टिकुलर। क्या है? जनरल टू पर्टिकुलर। फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर नहीं, तो कहता है द पर्पस ऑफ दिस मैगजीन। क्या है इस मैगजीन का पर्पस? is that the student should be imparted knowledge of the particular, later on they should taught about the general। पहले एक पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बताइए और इसके अनुसार, और फिर क्या उसके बाद आप किसी जनरलाइज थ्योरी पे जाइए। पर्टिकुलर से जनरल मतलब छोटा से बड़ा जाना है, ठीक है। अभी क्या पढ़ा? होल टू पार्ट, उसके बाद पढ़ा क्या पढ़ा? जनरल टू पर्टिकुलर। कह रहा है टीचर फर्स्ट ऑल पुट्स इंस्टेंसेस ऑफ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फैक्ट्स एंड इंसिडेंट्स। पहले क्या करना चाहिए? उसके बाद छोटे छोटे फैक्ट्स और इंसिडेंट्स को दिखाना चाहिए। लेटर ऑन बाद में द स्टूडेंट शेयर आस्क्ड टू डिराइव कंक्लूजन एंड प्रायर टू इट्स टीचर एक्सप्लेन ऑल द मेन पॉइंट्स। बोल रहा चाहिए कि पहले स्पेसिफिक चीज जाओ, फिर उसके बाद क्या पर्टिकुलर पे चले जाओ। कह रहा है ही गिव्स डिफरेंट एग्जांपल्स, एनालिसिस, क्लासिफाइज, देयर आफ्टर ही मेक एफर्ट टू डिराइव रूल। पहले अलग अलग एग्जांपल देके समझाइए, फिर जाके उस पे किस पे जाइए? रूल पे जाइए। ये किसका था जी? ये था जी फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। चलिए फ्रॉम इंपेरिकल टू रैशनल में चलते हैं। इंपेरिकल मतलब रियल लाइफ एक्सपीरियंस से। अब रियल लाइफ एक्सपीरियंस से एग्जांपल देके बताइए, फिर आप उसमें जाइए किसी रैशनलिज्म में जाइए ना, बुद्धि पे बताइए। कह रहा था चाइल्ड लर्न्स बाय द ट्रायल एंड एरर ऑन द बेसिस ऑफ हिज लर्निंग एक्सपीरियंस एक्वायर्ड बाय हिमसेल्फ। वो अपने आसपास की जो चीजों से पहले क्या बच्चा सीखता है? ट्रायल एरर मेथड से। कह रहा है ही हैज ग्रेट क्वेस्ट ऑफ नॉलेज बट बीइंग इमैच्योर इन एक्सपीरियंस ही रिमेन्स अनएबल टू अंडरस्टैंड मेनी रूल्स एंड प्रिंसिपल, सो व्हाटसोएवर ही एक्वायर्स नॉलेज sorry that is not according with the logic, the teacher therefore can make the acquired knowledge from the student's experience logical or permanent। बोल रहा भाई साहब स्टूडेंट को जो अपने लाइफ से उसको नॉलेज हुआ है, एक्सपीरियंस हुआ है, वो नॉलेज तो उसके पास है ही, लेकिन अब क्या करना है? वो जो नॉलेज में उसकी कमी रह गई है, जो उसने पूरा नहीं सीखा है, उस नॉलेज को टीचर क्या करता है? रैशनलिज्म में कन्वर्ट करता है, यानी कि उसको रूल्स की ओर आगे बढ़ाता है। बोलता है भाई साहब देखो ये चीज तुम्हारे में कमी थी, ये तुमने सीखा था, इसका ये भी एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, नहीं? हाँ जी सर। तो इंपेरिकल टू रैशनल का क्या मतलब था? कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस में जो बच्चे सीखते हैं उसको टीचर क्या करता है? फिर रूल्स के बेसिस पर भी सिखाता है। अब आ जाइए क्या फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। अब क्या बोल रहा है? एनालिसिस टू सिंथेसिस पढ़िएगा। कह रहा है दिस इज ए वेरी सिग्निफिकेंट मैक्सिम ऑफ इंग्लिश टीचिंग। बोल रहा है भाई साहब वेरी सिग्निफिकेंट मैगजीन था। क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस मैगजीन फैक्ट्स
रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आर एनालाइज्ड, क्या होना चाहिए, पहले रूल्स और प्रिंसिपल्स को एनालाइज करना चाहिए, देयर आफ्टर सिंथेसाइज, उसके बाद सिंथेसाइज करना चाहिए। कह रहा है इन द अदर वर्ड्स बाय एनालाइजिंग एनी फैक्ट, प्रिंसिपल एंड द रूल फर्स्ट, the student acquire proper knowledge, by synthesis their acquired knowledge become the confirm। पहले अगर आप नॉलेज को एनालाइज कर लेते हैं, फैक्ट और प्रिंसिपल को बता देते हैं, तो बच्चे पहले उसको एक्वायर करेंगे प्रॉपर नॉलेज, और फिर उसके बाद सिंथेसाइज करके नॉलेज क्या कर देंगे, कंफर्म्ड कर देंगे। नहीं, हाँ जी सर। और लास्ट है जी इंडक्शन टू डिडक्शन। इंडक्शन मतलब पहले ही कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी दिखाना है और तब रूल पे जाना है, वही बोल रहा है इंडक्शन टू डिडक्शन। आइए, कह रहा दिस मैगजीन इज वेरी यूजफुल फॉर बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बिकॉज इट हेल्प्स द स्टूडेंट इन लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट। किस में हेल्प करता है जी, स्टूडेंट के लर्निंग में और सब्जेक्ट को समझने में। कह रहा मैटर वाइल इट प्रोवाइड एनी जी इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग इंग्लिश। क्या बोल रहा है, किसमें किसमें किया, स्टूडेंट को लर्न करने में, अंडरस्टैंड करने में, और इसको क्या प्रोवाइड, इजी, इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग करने में। कह रहा था टीचर टीचेस द सब्जेक्ट मैटर टू द स्टूडेंट थ्रू एग्जांपल। टीचर कैसे पढ़ाता है जी, एग्जांपल के थ्रू पढ़ाता है। देन ही प्रोसीड्स टू रूल्स, उसके बाद क्या करता है, उसके बाद वो रूल्स पे जाता है, पहले एग्जाम्पल फिर रूल्स। कह रहा है एग्जाम्पल आर पुट बिफोर द स्टूडेंट्स एंड दे आर आस्क्ड टू डिराइव द जनरल रूल और प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन। बोल रहा है एग्जाम्पल रखे जाते हैं किसके सामने, स्टूडेंट के सामने, और बोला जाता है फिर क्या, इसको जनरल रूल के तरह देख के बताओ। सॉरी, कह रहा द knowledge of the student is not so developed at the initial stage and that they may understand the fact by rule directly. For this purpose induction method is very useful whereas deduction method is very useful for the higher stage। देखिएगा जी, जब बेसिक चीजें हैं उस समय क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ती है, और जब आपको थ्योरी समझना होता है तो वो क्या हायर एजुकेशन में, हायर स्टेज में जरूरत पड़ती है। एक होता है थ्योरी को बनाना, दूसरा होता है थ्योरी को टेस्ट करना। तो इसको इंडक्शन और डिडक्शन ये वाला काम है कि भाई साहब पहले इंडक्शन करते हैं, फिर हम उसमें किसमें जाते हैं, डिडक्शन में। लीजिए जी, ये थे जी आपके टीचिंग के क्या, टीचिंग के आपके रूल्स, सिद्धांत, जिसके बेस पर एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को अपने स्पेसिफिक स्किल्स के थ्रू क्या करता है, उसके बिहेवियर में चेंज लाने की कोशिश करता है। लीजिए जी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।